नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का आर्टिकल हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है और इसे लिखा है जो नीति आयोग के सीईओ हैं श्री अमिताभ कांत जी, और ये डील करता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से। और इसका शीर्षक है एनडीएचएम विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड के होने से पेशेंट्स को कितना फ़ायदा मिलेगा और उनकी प्राइवेसी की भी सुरक्षा की जाएगी। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, और इसके अंतर्गत ये जुड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के साथ, और साथ ही साथ ये जुड़ता है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं इस आर्टिकल के की पॉइंट्स। तो आर्टिकल को लिखा गया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, और इसे लिखा है श्री अमिताभ कांत जी ने, जो कि नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और उन्होंने ये बताया है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के शुभारंभ के साथ ही भारत ने जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति है उसके एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को केवल स्वस्थ भारत के द्वारा ही साकार किया जा सकता है। और इसके लिए महत्वपूर्ण जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम है उसमें डेटा एकीकरण और मानकीकरण यानी कि डेटा इंटीग्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ जो एक बात कही गई है कि आत्मनिर्भर भारत को केवल स्वस्थ भारत के द्वारा ही साकार किया जा सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है जिसको आप अपने आंसर राइटिंग, चाहे वो मेंस में हो या ऐसे राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और भारत के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन और भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए बन गया है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को अब लाइफस्टाइल डिजीज़ का खतरा बढ़ गया है, जिसमें ऐसी बीमारियां आती हैं जैसे कि ओबेसिटी, वज़न का बढ़ना, डायबिटीज़ इत्यादि, और ऐसा हुआ है पिछले 15-20 सालों के अंतराल में। तो ऐसे वक्त में बहुत सारी बीमारियों में डॉक्टर को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के द्वारा जो सबसे अच्छा काम होगा वो ये होगा कि एक बटन दबाने से ही डॉक्टर के सामने पेशेंट की सारी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री उसके पास आ जाएगी, और इससे उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी और ट्रीटमेंट सही दिशा में बढ़ सकेगा। और आर्टिकल में बताया गया है कि एनडीएचएम को स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक समावेशिता, दक्षता और पारदर्शिता यानी कि इंक्लूसिविटी, इफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के सिद्धांतों पर परिकल्पित किया गया है। और ये मिशन मरीजों के लिए 2 प्रमुख लक्ष्य रखता है। पहला, उनके रिकॉर्ड तक पहुंच को आसान बनाना, और दूसरा, उपचार और अनुवर्ती सेवाओं के लिए जो प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ डिजिटल रूप से जो उनका कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोफाइल है उसको साझा करना या उन्हें शेयर करने में सक्षम बनाना। तो इन दोनों ही चीज़ों के द्वारा जो डॉक्टर और पेशेंट है उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी, और इससे किसी भी प्रकार के जो बीमारी का उपचार है उसमें मदद मिलेगी। और आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि वर्तमान समय में लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो उनके पेपर बेस्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको बहुत लंबे समय तक संभाल के रखना काफ़ी मुश्किल होती है। कभी कभी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता है, तब भी उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो गायब होने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन अब उनके डिजिटल फॉर्मेट में आ जाने से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये काफ़ी सुविधा हो जाएगी मरीजों को भी और डॉक्टर्स को भी। और आर्टिकल में ये बताया गया है कि ऐसा हो जाने से जो अभी देखा जाता है कि स्वास्थ्य केंद्रों के सामने लोगों की लंबी कतार होती है और वो लोग
अपने मेडिकल रिपोर्ट्स की बड़ी बड़ी फाइल लेकर खड़े रहते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के आने के बाद ऐसा दृश्य नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स उनकी यूनिक हेल्थ आईडी से जुड़ जाएगी और डिजिटली अवेलेबल रहेगी डॉक्टर के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ एक और ज़रूरी बात होगी कि जब पेशेंट्स का सारा डेटा डिजिटलाइज हो जाएगा तो उसकी डेटा प्राइवेसी को भी सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी होगा। और इस संबंध में जो मिशन है उसकी स्वास्थ्य और डेटा नीतियों को गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, और इसके द्वारा मरीजों की डिजिटल पहचान को उनकी सूचित सहमति के बाद ही प्रमाणित चिकित्सकों के साथ साझा किया जाएगा। यानी कि जब पेशेंट्स के द्वारा कंसेंट मिलेगी तभी जो वेरीफाइड डॉक्टर्स हैं उनके साथ उनके मेडिकल रिपोर्ट्स को साझा किया जाएगा। दूसरा, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की संरचना सुनिश्चित करेगी कि स्वास्थ्य डेटा एनक्रिप्टेड होगा, यानी कि जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स या डेटा इस यूनिक आईडी के साथ जुड़ेगा पेशेंट की, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और संबंधित व्यक्ति की स्पष्ट सहमति के बिना इस रिकॉर्ड तक पहुंच करना या उसे संशोधित करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। तो इस तरीके से भी डेटा का प्रोटेक्शन किया जाएगा। और एक खास बात है कि जो भी पेशेंट है वो उस अवधि को निर्धारित कर सकेंगे कि कब तक के लिए उनकी मेडिकल रिकॉर्ड्स किसी भी डॉक्टर के पास अवेलेबल रहें, और वो इस सहमति को कभी भी वापस भी ले सकेंगे या रद्द कर सकेंगे। तो ये भी काफ़ी हद तक डेटा प्राइवेसी को एंश्योर कराएगा। एक और जो खास बात है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, वो है यूनिक हेल्थ आईडी। तो NDHM के तहत सभी भारतीयों को एक यूनिक और आसानी से याद रखने वाला हेल्थ आईडी मिलेगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य और उपचार के सभी पुराने रिकॉर्ड भी मौजूद होंगे। और इस पहचान पत्र के माध्यम से लोग न केवल प्रमाणित अस्पतालों और प्रयोगशालाओं यानी कि लैबोरेटरीज की खोज कर पाएंगे, बल्कि अन्य लोगों के द्वारा साझा किए गए फीडबैक के आधार पर सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी कर सकेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पेशेंट्स के लिए कि वो सही अस्पताल, सही लैबोरेटरीज का चुनाव कर सकें अपने ट्रीटमेंट के लिए। और आर्टिकल में बताया गया है कि ये विशेषता जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी जवाबदेही में पर्याप्त वृद्धि कर सकती है, और साथ ही रोगियों के लिए जो हाई क्वालिटी सर्विसेज है उनकी आपूर्ति को बढ़ावा दे सकती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत न केवल व्यक्तियों बल्कि सभी डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को और जो डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज हैं और फार्मेसीज हैं उन्हें भी डिजिटल पहचान प्रदान की जाएगी, और उनकी पहचान, प्रमाणन और ऑडिट संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक एकल और मानकीकृत प्रक्रिया यानी कि सिंगल एंड स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को सक्षम किया जाएगा, जिससे कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा, और उन्हें बाकी के जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन वगैरह का, उससे दूर रखा जाएगा, उसे काफ़ी आसान बना दिया जाएगा। साथ ही जो NDHM के अंतर्गत जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और प्रतिष्ठान जुड़ेंगे उनकी भागीदारी को पूरी तरीके से निःशुल्क रखा जाएगा, और स्वास्थ्य पहचान पत्र के लिए आधार का उपयोग भी अनिवार्य नहीं होगा। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि NDHM अपने डिजिटल प्रस्तावों के एक भाग के रूप में टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं की भी पेशकश करेगा, और ये देखा गया है कि कोविड-19 के बाद भारत में टेलीमेडिसिन के उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यद्यपि अभी भी देश के अत्यंत पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सकों और नागरिकों के साथ जोड़कर विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए सेवाएं प्रदान करने के कई अवसर मौजूद हैं। और यहाँ हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि WHO के अनुसार जो डॉक्टर और पॉपुलेशन का रेशियो है वो 1:1000 होना चाहिए, यानी कि 1000 की जनसंख्या पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो ये संख्या एक डॉक्टर पर करीब करीब 1450 लोग हैं। तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ भी ऐसी स्थिति है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स अर्बन एरियाज़ में हैं और रूरल एरियाज़ में इनकी भारी कमी है। तो ऐसे में टेलीमेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है भारत जैसे देश के लिए। और आर्टिकल में भी ये बताया गया है कि दूर से भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सलाह तक पहुंच में सक्षम होने से रोगियों की यात्रा लागत की भी बचत होगी,
और अंततः इससे उनके जो आउट ऑफ पॉकेट व्यय हैं उसमें भी कमी आएगी। और यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि भारत में वर्तमान में जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है उसका लगभग 2/3 हिस्सा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के द्वारा ही होता है। और भारत में ये आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग वंचित वर्ग से आते हैं वहाँ कई बार अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो साथ ही आप पॉवर्टी ट्रैप में भी फंस जाते हैं, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है। अंत में आर्टिकल बताता है कि NDHM को आरंभ में 6 यूटीज़ में शुरू किया गया है और ये हैं चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, और बाद में इसको पूरे देश में फैलाया जाएगा। तो यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जो पहले 2 अलग अलग यूटीज थे उन्हें मर्ज कर दिया गया है और वो अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। और आर्टिकल में बताया गया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने के माध्यम से NDHM के द्वारा जो भारत की बड़ी आबादी है उसके लिए अधिक कुशल तरीके से सेवाओं की आपूर्ति के लिए जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, एक यूनिक हेल्थ ID बनाई जाएगी, डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी अफोर्डेबल मेडिसिन की, और साथ ही साथ जो टेली कंसल्टेशंस हैं वेरीफाइड प्रोफेशनल्स के द्वारा ये भी सुविधा उपलब्ध होगी और इन सब से जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो और ज़्यादा सशक्त होगा। अंत में आर्टिकल कहता है कि NDHM के शुभारंभ के साथ भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है और ये एक दूरदर्शी सुधार है जो देश में स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति को बुनियादी रूप से रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। तो NDHM एक बहुत ही अच्छा सुधार है जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में लाया गया है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती होगी कि भारत में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी, जहां की 1:1000 का जो रेशियो है वो भारत में काफ़ी खराब है, तो इसको सुधारे जाने की ज़रूरत है। साथ ही जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं भारत में और ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में, तो यहाँ इनकी स्थिति बहुत ही खराब है और इन्हें भी सुधारे जाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को उनके घरों के पास ही सही उपचार मिल सके और उन्हें जो बड़े शहरों में आकर इलाज कराना पड़ता है उससे वो बच सकें। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के द्वारा इसमें भी थोड़ी मदद मिलेगी कि टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन के द्वारा उन्हें अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उनके गाँव कस्बों में ही मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा सुधार है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो ये सब था आर्टिकल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखते हैं टेलीमेडिसिन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि टेलीमेडिसिन ऐसी डिलीवरी है हेल्थ केयर सर्विसेज की जिसमें डिस्टेंस एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर होता है और इसमें सहारा लिया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बीमारी की डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या बीमारी की रोकथाम के लिए। और टेली कंसल्टेशन टेलीमेडिसिन का एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा IT की मदद से पेशेंट और डॉक्टर के बीच में वार्ता कराई जाती है जो कि ज्योग्राफिकली काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से। और यहाँ हमें ई-संजीवनी के बारे में भी पता होना चाहिए। ये एक डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ई-संजीवनी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ और तथ्य नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से संबंधित। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है 74th इंडिपेंडेंस डे पे और ये कंप्लीट डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाएगा और इसके 4 की फीचर्स होंगे: हेल्थ ID, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। तो ये 4 फीचर्स हमें पता होने चाहिए: हेल्थ ID, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। बाद में इसमें ई-फार्मेसी और टेलीमेडिसिन को भी शामिल किया जाएगा और NDHM को इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, जो कि आयुष्मान भारत की भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। तो ये भी एक जरूरी फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जो प्लेटफॉर्म होगा वो ऐप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध होगा लोगों के लिए। और जो डिजी डॉक्टर ऑप्शन है ये डॉक्टर्स को अलाउ करेगा कि वो इनरोल हो सके नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ और अपनी डिटेल्स इसमें डाल सकें। डॉक्टर्स को एक डिजिटल सिग्नेचर असाइन किया जाएगा इस ऐप या वेबसाइट के द्वारा, जिसके द्वारा वो अपने प्रिस्क्रिप्शंस जारी कर सकेंगे पेशेंट्स को। और ये वॉलंटरी रहेगा हॉस्पिटल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए कि वो अपनी कितनी डिटेल देना चाहते हैं इस ऐप पर।
और जो हेल्थ आईडी होगी ये एक नेशनल हेल्थ आईडी होगी, जहाँ की सारी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति की इसमें अवेलेबल होगी। और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स, लैब्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ऑनलाइन फार्मेसीज, टेलीमेडिसिन फर्म्स इत्यादि, इनसे अपेक्षा होगी कि ये भी हेल्थ आईडी सिस्टम में पार्टिसिपेट करें, लेकिन ये वॉलंटरी होगा, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं होगा कि उन्हें पार्टिसिपेट करना ही है, लेकिन वो चाहे तो कर सकते हैं। और ये जो हेल्थ आईडी होगा ये वॉलंटरी होगा और एप्लीकेबल होगा स्टेट्स पर, हॉस्पिटल्स पर, डायग्नोस्टिक लैब्स पर और फार्मेसीज पर। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें पता होनी चाहिए कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है भारत में, उसको नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो कि 2017 में आई है, उसके द्वारा जो अभी वर्तमान में 1.2% के करीब है, इसको बढ़ाकर 2.5% करने का लक्ष्य है। तो इन सब के बाद आइए अब देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं तो वो हमें पता होने चाहिए। किन 6 यूनियन टेरिटरीज में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया है तो उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। टेलीमेडिसिन के बारे में भी आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। इसी प्रकार आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है और किस तरीके से भारत में ये एक मेजर समस्या है जिससे लोग गरीबी रेखा के नीचे भी चले जाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में क्या लक्ष्य रखा गया है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर के मामले में, कि उसको कितना प्रतिशत जीडीपी का बनाया जाएगा और कब तक। तो लक्ष्य है 2.5% बाई 2025। अगर मेंस की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन और इसके मेन फीचर्स के बारे में, कि इससे क्या फ़ायदे होंगे और क्या चिंताएं हैं इसके साथ। तो चिंताएं जो हैं वो ज़्यादातर प्राइवेसी को लेकर हैं, और एक और चिंता है कि क्या इससे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में वो काफ़ी ओवरबर्डन ना हो जाए, कि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ेगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर भी आएगा। तो ये भी एक चिंता है। प्राइवेसी तो एक चिंता है ही। तो प्राइवेसी के ऊपर सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या प्राइवेसी को लेकर कंसर्न्स हैं इस मिशन के साथ, और किस तरीके से गवर्नमेंट उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो इन सब चीज़ों पर हमें तैयार होना चाहिए। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।